नमस्कार, डीबी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं और चुनाव को हुए लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में जो नतीजे आए वो महायुति के पक्ष में थे, लेकिन बंपर जीत के बाद भी जो है लगातार सीएम फेस को लेकर जो है तनातनी देखने को मिलती रही। अब सीएम भी बन चुके हैं। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ली। उसके बाद जो अब मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है महायुति में, लगातार जो है तनातनी देखने को मिल रही है। मंत्रालयों को लेकर लगातार जो है मतभेद देखने को मिल रहे हैं। शिंदे जो है लगातार गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब अजीत पवार ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने जो है वित्त मंत्रालय को लेकर दावा ठोक दिया है। एनसीपी का कहना है कि वित्त मंत्रालय जो है अजीत पवार को मिलना ही चाहिए। इसी कड़ी में जो उनके नेता हैं, एनसीपी के नेता मिटकरी, उनका एक बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले मैं आपको बता देती हूं। एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा है कि अगर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र ने लाडली बहना योजना और किसानों के बिजली बिलों की माफी जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू होते देखा। योजनाओं को लागू करते समय वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े। अगर महाराष्ट्र में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है तो वित्त विभाग अजीत पवार को मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार का मतलब क्या रह जाएगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान है और अजीत पवार ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो वो मतलब बीजेपी का साथ भी छोड़ सकते हैं या फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसे में हम अपने सहयोगी ऐसे चर्चा करेंगे, इस बारे में हम जानेंगे कि ये जो जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, इससे पहले शिंदे भी गृह मंत्रालय को लेकर दावा ठोक चुके हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। तो इसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कल जो है कि 14 दिसंबर को जो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ऐसी मतलब खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं मिली है किसी भी मीडिया चैनल को। तो ऐसे में जो शिंदे के साथ अजीत पवार भी पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के सामने, तो इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? शुक्रिया आंचल देखिए, बीजेपी तो मुख्य तौर पर यह कह रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक है और 14 दिसंबर को यानी कल आंचल मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो जाएगा, यानी कि जितने जो विधायक हैं सब तीनों दलों के, उनको इनके जो रेस्पेक्टिव जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, जो पोर्टफोलियोज हैं, उनका विभाजन कर दिया जाएगा। ये तो देवेंद्र फडणवीस का हालिया बयान था, लेकिन जो हालिया घटनाक्रम चल रहा है अभी शपथ ग्रहण के बाद से, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है आंचल कि सब कुछ महायुति में जो है वो ठीक चल रहा है। शपथ ग्रहण के बाद से ही नतीजे आए हैं और उसके बाद से शपथ ग्रहण हुआ है, तब से बहुत ही अनमने तरीके से एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और उसके बाद से वो जो पेच फंसाते हुए दिख रहे थे कि मुझे अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं दोबारा तो कम से कम गृह मंत्रालय तो दीजिए। लेकिन आप देखिए, दिल्ली तक वो गए, वहाँ उन्होंने ये गुहार लगाई और अभी हाल में जब देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे तीनों का दिल्ली दौरा तय था, दिल्ली दरबार में तीनों हाजिरी लगाने के लिए आने वाले थे, तो एकनाथ शिंदे उस बैठक से, उस दौरे से नदारद रहे और वो ठाणे में ही बैठे रहे। तो अगर सामने आकर देवेंद्र फडणवीस ये कहने की, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर ये चीज़ दिखनी भी चाहिए। अगर तस्वीर में से एकनाथ शिंदे गायब है, मीटिंग से नदारद है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस की इस बात को कैसे मान लिया जाए कि महायुति में सब कुछ ठीक है, मंत्रिमंडल का बंटवारा सब कुछ सरल तरीके से हो जाएगा और एकनाथ शिंदे भी मान चुके हैं। तो ये जो दावा इनका है कि 14 दिसंबर को हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आंचल, ये कहीं भी सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। और पेंच ऐसा फंस रहा है कि जिस तरह इन्होंने सीएम का चेहरा ढूंढने में इतने दिन लगा दिए, लग रहा है अब इतने ही दिन और लगेंगे मान मनोवल में, क्योंकि जैसे एकनाथ शिंदे ने पेंच फंसाया था, अब उसमें एंट्री हो गई है अजीत पवार की। अब तक अजीत पवार चुपचाप बैठे हुए थे, डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ ली, मंच पर भी देवेंद्र फडणवीस के साथ वो एक साथ नजर आए अजीत पवार, भले ही एकनाथ शिंदे अलग थलग बैठे हुए दिखे थे और बहुत ही अनमने तरीके से शपथ ली उन्होंने, लेकिन अब अजीत पवार भी खुलकर सामने आ गए हैं। और ये जो अजीत पवार का अब नया एपिसोड शुरू हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में आंचल, इसको कल का जो इनका दौरा था, दिल्ली दौरा, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। कल का दौरा बड़ा ही दिलचस्प रहा। कल जहां दोनों ही नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, तो अजीत पवार कल अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने एक बहाना दिया कि मेरे चाचा शरद पवार का जन्मदिन था तो मैं उन्हें औपचारिक तौर पे बधाई देने गया था। लेकिन आप देखिए, ये डायलॉग बिल्कुल वैसा ही है कि चंपई सोरेन जो है अपनी राजनीति साधने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए झारखंड से कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहते हैं मैं चश्मा बनवाने आया था। तो कुछ उसी तर्ज पर अजीत पवार ये कहते हुए दिखे कि मैं तो अपने चाचा को जन्मदिन की बधाई देने आया था।
कल आंचल सबके सामने उन्होंने भले ही अपने चाचा को बधाई दी हो, लेकिन उसके बाद कैमरे के पीछे बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई अपने चाचा के साथ और काफ़ी देर तक बैठक हुई। और उसके बाद ही अजीत पवार जो है वो एक मुखर होकर बाहर आए हैं और उनके जो पार्टी प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि अब जो है एनसीपी अजीत पवार जो है उसमें अजीत पवार के लिए हमें जो है वित्त मंत्रालय चाहिए, यानी एक बहुत बड़े मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है अजीत पवार ने। और इनके जो मिटकरी हैं इनका देखिए ये क्या कारण बता रहे हैं कि अजीत पवार ने क्यों वित्त मंत्रालय की मांग की है और क्यों वो एक तरह से मुखर होकर मांग रहे हैं। क्या अजीत पवार के पास सवाल यही उठता है आंचल कि क्या अब अजीत पवार मीटिंग के बाद कोई प्लान बी लेकर निकले हैं अपने चाचा के पास से कि मैं अब मुखर होकर अब मेरे पास जो है चाचा के साथ भी मैंने बैठक कर ली, मंत्रणा कर ली, तो अब मैं खुलकर जो है वित्त मंत्रालय की मांग करूंगा बिल्कुल एकनाथ शिंदे की तरह। और अगर वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है तो सवाल यही उठ रहा है आंचल कि क्या अभी कोई सियासी ड्रामा बाकी है, क्या कोई ऐसा बैकडोर प्लान है, कोई प्लान बी है जिसको अजीत पवार अभी अपने पास रखे हुए हैं। मिटकरी का ये बयान है कि वित्त मंत्रालय जो है अजीत पवार को मिलना चाहिए। अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं मिलता है आंचल तो उनका ये कहना है तो महायुति का और महाराष्ट्र की सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि जो अभी हम लोगों ने स्कीम्स लाई हैं राज्य में, कि जैसे महाराष्ट्र में लड़की बहन स्कीम और किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ी जैसी जो योजनाएं हम लेकर आए, तो देखा गया कि इन स्कीम्स को लागू करते समय वित्त मंत्री के तौर पर अगर अजीत पवार वित्त मंत्रालय संभालते हैं तो वो ये देखेंगे कि राज्य पर ज़्यादा वित्तीय बोझ ना पड़े, ये इनका कहना है आंचल। और कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में वित्तीय तौर पर अनुशासन तय करना है तो वित्त विभाग अजीत पवार के पास ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, अजीत पवार ने मतलब यानी कि एनसीपी ने ये साफ कर दिया है कि अगर उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं मिलता और अगर उनको ये मंत्रालय नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यही है कि महाराष्ट्र के महायुति में जो है जिनको जीत मिली है महायुति में रहने का मतलब ही क्या होगा अजीत पवार का, अगर उनकी इतनी भी बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हाल ही में बीते दिन आपने देखा था कि किस तरीके से अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात की, उससे पहले उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी और कहा यह जा रहा था कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी जो लिस्ट है मंत्रियों की वो लिस्ट और उसके साथ ही जो उनकी भी डिमांड थी, मांगे थी, वो सारी उन्होंने अमित शाह के सामने रख दी, अपनी शर्तें उनके सामने रख दी। और इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय की भी मांग की कि उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए ही चाहिए। और अब बात की जाए शिंदे की, तो इसी के साथ ऐसे ही शिंदे भी गृह मंत्रालय की लगातार मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले सीएम बनना चाहते थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि सीएम मैं ही बनूंगा, लेकिन बीजेपी ने ये कहा था कि बीजेपी का सीएम होगा इस बार अगर महायुति सत्ता में आती है। तो ऐसे में शिंदे सीएम पद तो गंवा चुके हैं, लेकिन वो गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त जो है शिंदे बहुत ही खफा नजर आ रहे हैं। बीजेपी से बात की जाए तो हाल ही में उन्होंने अमित शाह से मिलने के लिए वो दिल्ली आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। अजीत पवार आए, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ रहे, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि फडणवीस को जो है फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। अब यानी कि कौन से विधायक मंत्री बनेंगे ये फडणवीस तय करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया है। इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो फडणवीस है हाल ही में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था, जो शिंदे के करीबी थे उनको उनके पद से हटाकर अपने करीबी को उस पद पर बिठाया था। ये बहुत बड़ा फैसला था और ऐसे में जो है शिंदे और जो देवेंद्र फडणवीस है वो लगातार आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो शिंदे है वो लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। वही बात की जाए देवेंद्र फडणवीस की, तो वो अचानक से सीएम बन गए, वो पहले डिप्टी सीएम थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिंदे है और शिंदे के बीच और बीजेपी के बीच लगातार तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी जब हाल ही में फडणवीस दिल्ली आकर अपने आलाकमान से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, तो खबर यह निकल कर आ रही है आंचल कि अब बीजेपी जो है खासतौर से अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड दे दिया है, खुली छूट दे दी है। और वो खुली छूट इस चीज को लेकर है आंचल कि जो तमाम विधायक जीत कर आए हैं, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि एनसीपी अजीत गुट के और इधर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, इन सभी जीते हुए विधायकों को कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा, कौन सा पोर्टफोलियो अलॉट होगा, इसका पूरा इसका पूरा दारोमदार, इसका पूरा पावर अब देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। यानी जिसका जो आवंटन करना है, जो मंत्रिमंडल जिस विधायक को देना है, उसका पूरा फैसला देवेंद्र फडणवीस करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ही अलार्मिंग खबर है, बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने दिल्ली की दौड़ लगाई थी और अमित शाह से बात की थी कि मुझे कम से कम 6 महीने का सीएम तो बना दीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो फिर आ गए गृह मंत्रालय पर कि ठीक है सीएम नहीं बना रहे हैं तो गृह मंत्रालय तो दे दीजिए मुझे। लेकिन अब क्या सीन होगा, क्या पिक्चर दिखेगी आंचल की? क्या अब चूंकि अब देवेंद्र फडणवीस के हाथों में पूरी कमान आ गई है मंत्रिमंडल के बंटवारे की, तो क्या अब महाराष्ट्र में ही अब देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर में क्या
एक नाथ शिंदे गिड़गिड़ाते हुए दिखेंगे कि आप मुझे गृह मंत्रालय दे दीजिए। यानी जो सीन अमित शाह के घर पे हुआ था, क्या वही एक नाथ शिंदे के साथ भी देवेंद्र फडणवीस करते हुए दिखेंगे? और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि हाल ही में सीएम रिलीफ फंड जो है महाराष्ट्र में, आंचल, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई थी और उसमें ना सिर्फ एक नाथ शिंदे, आरोप तो यही लग रहा है ना कि एक नाथ शिंदे गुट के विधायक यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है बीजेपी एक नाथ शिंदे का कद घटाने में लगी हुई है, इसलिए उनका जब काम हो गया, उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई और उनके दम पर सत्ता सुख भोग लिया बीजेपी ने, तो अब उनको किनारे लगाने का टाइम शुरू हो चुका है और उन्हें कोई भी बड़ा कद वहां सरकार में नहीं देना चाहती है बीजेपी। इसकी पहली तस्वीर सामने आई थी आंचल हाल ही में, जब सीएम रिलीफ फंड के प्रमुख थे मंगेश चिवटे। ये तब थे जब एक नाथ शिंदे हाल ही में अभी सीएम थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने अपने करीबी मंगेश चिवटे को सीएम रिलीफ फंड का जो है अध्यक्ष बना के रखा था, हेड बना के रखा था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन होता है, भले ही महायुति फिर से जीतती है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से अब बीजेपी का जो सीएम है यानी देवेंद्र फडणवीस, वो दोबारा सीएम बनते हैं, नई सरकार का गठन होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हालांकि नहीं हुआ, लेकिन सीएम पद की शपथ ले लेते हैं देवेंद्र फडणवीस और 2 डिप्टी सीएम। अब जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये जो मंगेश चिवटे, जिनको एक नाथ शिंदे का करीबी माना जाता है और जो सीएम रिलीफ फंड के अध्यक्ष थे, उनको हटाकर उन्होंने रामेश्वर नाइक, जो कि फडणवीस के करीबी हैं, उनको सीएम रिलीफ फंड का हेड नियुक्त कर दिया है। यानी आप देखिए, ये जो बीजेपी है जिस पर लगातार एक नाथ शिंदे गुट आरोप लगा रहा है कि शिंदे का जो कद है वो घटाने की कोशिश की जा रही है, तो ना सिर्फ एक नाथ शिंदे बल्कि एक नाथ शिंदे के जो करीबी थे, जो उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड माने जाते थे, उनका भी कद घटाने की यहाँ पे जो है कोशिश शुरू हो चुकी है। और एक पहला उदाहरण ये था, और अब जब देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो सवाल यही उठता है आंचल कि देवेंद्र फडणवीस को अपने फ्री हैंड दे दिया है, तो क्या इन तीनों दलों में कोई टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? क्योंकि अब किसी को दिल्ली की दौड़ लगाने की फिर जरूरत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से अगर मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या वो एक नाथ शिंदे को खुश कर पाएंगे? या हाल ही में अब जो अजीत पवार का नया एपिसोड शुरू हुआ है कि उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए, तो क्या वो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और एक नाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देकर खुश कर सकते हैं? और या फिर अगर इन्हें उनका मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिलता है एक नाथ शिंदे को या अजीत पवार को, तो क्या 14 तारीख को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से महायुति की तरफ से कहा जा रहा था कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, और ऐसे में लगातार मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अजीत पवार जो है वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, वहीं शिंदे भी गृह मंत्रालय की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी साफ कर चुके हैं कि वो ये मंत्रालय किसी को नहीं देगी, वो ये पावर अपने हाथ में रखना चाहती है, इसलिए वो ये मंत्रालय किसी को नहीं देना चाहती। इस बीच जो है संजय राउत ने, जो एनसीपी नेता है प्रफुल्ल पटेल, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि अजीत पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक सांसद है, मंत्री बनने के लिए 6 सांसद चाहिए, इसलिए ये सारा कवायद प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं। शरद पवार ने मेहनत करके सांसदों को जिताया है, ये सरकार को तोड़ने में लगी है। प्रफुल्ल पटेल तोड़कर मंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती, शरद पवार और हम लोग साथ हैं। यानी कि उन्होंने अपनी शरद पवार की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा को काफी अलग बताया है, और ये कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया है सीधे तौर पर। उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो महायुति की सरकार है वो लगातार नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, वो लगातार नेताओं को तोड़ रही है, इस तरीके का जो आरोप लगाया उन्होंने। इसके साथ ही संजय राउत ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी कहा कि मोदी सरकार ये अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी 2029 तक पीएम रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिया है। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता कि 2029 तक पीएम मोदी पीएम रह पाएंगे। ये सरकार जम्मू कश्मीर और बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाती, पीएम मोदी केवल अपनी बात करते हैं, किसी को सुनते नहीं है। इस तरीके का जो आरोप है उन्होंने पीएम मोदी पर लगाया है। संजय राउत ने ये साफ कहा है कि पीएम मोदी कभी भी विपक्ष की बात नहीं सुनते, कभी उनकी बात नहीं सुनते। इस तरीके के आरोप संजय राउत पहले भी लगा चुके हैं, और ऐसे ही ईवीएम का मुद्दा भी संजय राउत लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और उसको लेकर उनका एक बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि देश में जो सरकार चल रही है वो ईवीएम की गफलेबाजी से चल रही है। वो साफ कह दिया उन्होंने कि जो ईवीएम की गफलेबाजी की वजह से ही ये सरकार जो है चलाई जा रही है, जो देश की चल रही है। और कहीं ना कहीं महायुति की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सुनवाते हैं आपको। इलेक्शन जो है इसको पारित कर दिया है, लगातार इस पर जो है बात की जा रही थी, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से पारित किया जाएगा। और देखिए, ये जल्दबाजी है, उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में,
अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते, आप मुंबई महानगर पालिका का चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 तक क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी? ये आने वाला समय बताएगा। एनसीपी शरद पवार जी का जो पक्ष है तो सुना आपने कि संजय राउत ने ये साफ कह दिया कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ईवीएम की सरकार है। वो लगातार जो है ईवीएम का मुद्दा उठाते आ रहे हैं, चुनावों में धांधली की बात कह रहे हैं, और उन्होंने ये साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, ईवीएम के खिलाफ जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, विपक्ष इस मुहिम को और तेज करने की तैयारी में है। तो इस पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधे तौर पर जो कल कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मंजूरी मिली है, उस पर सीधा प्रहार करते हुए दिखे संजय राउत। उनका यह कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो एक बार में ही देश में चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन ये कितना संभव है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो अपनी मनमानी करती है। जैसा अभी संजय राउत ने कहा कि मोदी जी किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ मन की बात करते हैं और वो देश की नहीं सुनते हैं। अगर वो देश की सुनते तो हम सबसे चर्चा करके कोई फैसला करते। और बहुत संभव है आंचल की जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था और वो पिछले सत्र में पेश होना था, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हो पाया है। तो अगर मजबूत विपक्ष जो है वो इसके विरोध में उतर जाता है तो वन नेशन वन इलेक्शन का भी जो ख्वाब है मोदी जी का वो सफल होता हुआ नहीं दिख सकता, क्योंकि अगले हफ्ते संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर विपक्ष अड़ जाता है तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये ख्वाब है मोदी जी का, ये पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा। इसके साथ ही साथ उनका ये कहना है आंचल की आप देखिए किस तरीके से ईवीएम को लेकर अभी जो है मोदी सरकार घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि आप देखिए महाराष्ट्र के गांवों में जो चल रहा है ईवीएम को लेकर, उनका सीधा सीधा इशारा आंचल मरकरवाड़ी गांव को लेकर था। मरकरवाड़ी और साथ ही साथ जो सतारा है वहां के भी एक गांव में ये कह दिया गया कि अब यहां चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर से होंगे, वरना नहीं होंगे। और मरकरवाड़ी तो शरद पवार गए थे और ये मरकरवाड़ी अब एक छोटा सा गुमनाम सा गांव नहीं रह गया, सोलापुर का एक बहुत बड़ा जो है मशहूर गांव बन गया। और वहां से जो मुहिम छेड़ी गई है ईवीएम को लेकर, वो एक तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह का काम बीजेपी करती रही तो जो महाराष्ट्र की सरकार बनी हुई है वो कोई जनादेश की बनी हुई सरकार नहीं है, वो ईवीएम से बनी हुई सरकार है। और केंद्र की सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकार भी जो लोकसभा चुनाव के दौरान बनी वो ईवीएम से बनी हुई सरकार है। और अगर ईवीएम का ये भंडाफोड़ हो जाता है जिसको लेकर इंडिया गठबंधन अभी मुहिम छेड़ा हुआ है, तो अगर इसका खुलासा होता है तो सबसे पहले केंद्र की सरकार गिरेगी। और अगर गिरेगी तो इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि क्या 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह पाएंगे, क्या ये सरकार स्थिर रह पाएगी? तो ये जो एक पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है इसको लेकर आशंका जता रहे हैं आंचल संजय राउत कि अगर जो ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई और ईवीएम के जोड़ तोड़ करके ईवीएम टेम्परिंग करके जो ये सरकार बनाने का खेल चल रहा है ना सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी, अगर इसका खुलासा हो जाता है तो फिर एक तरह से बहुत बड़ा खुलासा होगा और कोई राज्य की सरकार नहीं बल्कि सीधे की सीधा केंद्र की जो गद्दी है वो खिसकती हुई दिखेगी नरेंद्र मोदी के पास से। बहुत बहुत शुक्रिया यश आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि ईवीएम के मुद्दे पर तो लगातार जो है सरकार घिरती नजर आ रही है, चुनावों के जो नतीजे आए उस पर भी लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के सहयोगी हैं एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना, वो लगातार मंत्रालयों को लेकर पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में महायुति में टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल मैं इस चर्चा पर यहीं विराम लगाना चाहूंगी। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ।